जय हिंद दोस्तों, मैं अनंता आप सभी का स्वागत करती हूं। फ्रेंड्स, जैसा कि आरआरबी एनटीपीसी की तैयारी करा रही हूं तो मैं आपको आज करवाऊंगी सीबीटी 2 में पूछा गया प्रश्न। ठीक है, तो सीबीटी 2 में प्रश्न पूछा गया है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि आपके सीबीटी 1 में ना आए, तो इसलिए आप इस क्वेश्चन को भी तैयार कर लीजिए, क्योंकि अगर क्वेश्चन लेवल टफ कर दिया तो सीबीटी 1 में भी आ टपकेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। राम और दीप्ति में से प्रत्येक ने 8,000 की राशि 30% चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष की अवधि के लिए निवेशित की। बड़ा क्वेश्चन देके घबराइएगा मत, एक एक स्टेप क्लियर कर दूंगी आपको, बिल्कुल एकदम ऐसा लगेगा कि ये कुछ नहीं है, खाली शरबत है, पी लिए। ठीक है, राम के लिए ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पर की जाती है, जबकि दीप्ति के लिए ब्याज की गणना 8 मासिक चक्रवृद्धि ब्याज पर की जाती है। 2 वर्ष की अवधि के अंत में दीप्ति को ब्याज के रूप में राम की तुलना में कितना राशि अधिक मिलती है। देखिए, अब यहाँ पे क्वेश्चन 2 केसेस हैं। क्वेश्चन के कितने केस हैं? 2 केस हैं। पहला तो केस है राम का, दूसरा केस है दीप्ति का। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, पार्टीशन कर लेते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं राम और यहाँ पे दीप्ति का केस। ठीक है, अब दीप्ति का केस हम अभी बाद में पढ़ेंगे, सबसे पहले हम राम के केस में देख लेते हैं कि राम के केस में क्या कह रहा है। राम अगर इन्वेस्ट कर रहा है, कितना प्रिंसिपल इन्वेस्ट कितना कर रहा है? 8,000। ठीक है, 8,000 रुपये वो इन्वेस्ट कर रहा है और इसका चक्रवृद्धि ब्याज क्या है, रेट क्या है, 30% है। 30% रेट है और इसका टाइम कितना है, समय है 2 साल। ठीक है, 2 साल है। और राम के लिए जो ब्याज की गणना है ना, वो वार्षिक है। ब्याज की गणना क्या है? वार्षिक है। अब वार्षिक यहाँ पे ब्याज की गणना हो गई, तो अब पूछा क्या है, राम का जो ब्याज निकलेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट निकलेगा, राम का जो चक्रवृद्धि ब्याज निकलेगा और दीप्ति का चक्रवृद्धि ब्याज निकलेगा, उसमें जो अंतर है वही पूछा है। ठीक है, तो हम राम का जो चक्रवृद्धि ब्याज होगा वो कैसे ज्ञात करेंगे। देखिए, ये रेट कितना है, रेट यहाँ पे 30 है ना, 30 है। तो अगर प्रिंसिपल 100 रहा होगा, अगर यहाँ पे प्रिंसिपल मूलधन 100 रहा होगा, तो ये जा करके एक साल में अमाउंट कितना बना होगा, 130 बना होगा 30% के हिसाब से। ठीक है, अच्छा, दूसरे साल भी क्या हुआ होगा, दूसरे साल अगर 100 रहा होगा, फिर दूसरे साल के हिसाब से फिर 130 बना होगा। अब हम इसको क्या करेंगे, सिंप्लीफाई कर देते हैं, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। अब ये चीज़ क्या बना है, ये अमाउंट बना है। ठीक है, अमाउंट बना है। अच्छा, तो जब ये अमाउंट बना है तो अब हम देख लेते हैं 2 साल में कितना अमाउंट हुआ है, कितना अमाउंट हुआ है। 13 गुणे 13 कितना होता है, 169 हुआ। ठीक है, 169 अमाउंट हुआ। ठीक, और उसके बाद 2 साल में जो प्रिंसिपल ऐड हुआ वो कितना हुआ, 100 हुआ। ठीक है, मतलब 100 का कितना हुआ, 100 का जो मूलधन था वो चला गया, 169 बन गया। किस रेट के हिसाब से, 30% रेट के हिसाब से। अच्छा, तो ये जो 100 यूनिट है, ये तो दी गई है ना 8,000 के बराबर, ये 100 यूनिट 8,000 के बराबर दी गई है। तो यहाँ से 100 बराबर क्या हो जाएगा, 100 बराबर 8,000 हो जाएगा। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल कर देंगे, तो 1 यूनिट बराबर क्या आ रहा है, यहाँ से 1 यूनिट बराबर आ रहा है 80 आ रहा है ना। अच्छा, अब हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि प्रिंसिपल, ये जो मूलधन है और ये जो हमारा मिश्र धन है, जो अमाउंट आया है, इसका जो डिफरेंस होता है, इसका जो माइनस करके आता है, वो क्या आता है, वो कंपाउंड इंटरेस्ट ही तो आता है, चक्रवृद्धि ब्याज ही तो आता है। तो 100 और 69 का जो डिफरेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है, 69 आ रहा है ना। 169 का और 100 का कितना डिफरेंस आ रहा है, 69 आ रहा है। 69 क्या है, यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज है। अच्छा, तो 69 यूनिट क्या आ गया, 69 यूनिट है हमारा चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, अब यहाँ पे हम 1 यूनिट जानते हैं, 1 यूनिट किसके बराबर है, 80 के बराबर है, 80 रुपए के बराबर है। ठीक है, 80 रुपए की बात हो रही है ना। 8,000, देखिए 100 यूनिट 8,000 रुपये का था, इसलिए 1 यूनिट 80 रुपये के बराबर है। अच्छा, अब यहाँ पे 69 यूनिट जो है, ये जो 69 यूनिट जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो किसके बराबर है, देखिए 69 × 8 अब 0। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये पूरा टोटल इसका आ जाएगा, राम का कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज आएगा। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब यहाँ पे सबसे पहले 0 उतार दें, 9 8 72 हो गया, 7 हो गया इसका हासिल, 6 8 48, 14 1 15 और यहाँ पे
48 का 5, हाँ 5520 रुपीज़ क्या हो जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। ठीक है, तो राम के केस में कंपाउंड इंटरेस्ट इतना आ गया। ठीक, अब ये एक केस सॉल्व हो गया आपका। ठीक है, अब क्या करना है, अब दीप्ति का केस उठाना है। दीप्ति के केस में क्या कह रहा है, दीप्ति के केस में कह रहा है कि दीप्ति के लिए ब्याज की गणना 8 मासिक चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पर की जाती है। तो 8 मासिक चक्रवृद्धि ब्याज है, 8 मासिक चक्रवृद्धि ब्याज है, मतलब कह रहा है कि 8 का पेयर होगा। ठीक है, 8 का एक टाइम का स्लॉट हुआ, फिर 8 का एक टाइम का स्लॉट हुआ, इस तरह से। तो यहाँ पे 2 साल के लिए देखिए 2 साल में क्या होता है, 2 साल में क्या होता है, 2 साल में 24 महीने होते हैं। ठीक है, ये तो सबको ही पता है। लेकिन अब यहाँ पे अगर हम पेयर बनाएं 8 का स्लॉट, तो कितना बनेगा, 3 स्लॉट बनेगा, 3 स्लॉट बनेगा। ठीक है, 3 स्लॉट बना टाइम का। ठीक, देखिए 8 8 8, ठीक है, 3 स्लॉट बना। क्यों हम 8 कर रहे हैं, क्योंकि दीप्ति के लिए जो मासिक चक्रवृद्धि ब्याज की गणना हो रही है ना, 8 मासिक चक्रवृद्धि ब्याज की गणना हो रही है। ठीक है, तो इस हिसाब से यहाँ पे टाइम कितना हुआ, 3 हुआ। अच्छा, अब हमको क्या दिया गया है, हमको दिया गया है 12 महीने का। देखिए 12 मंथ का क्या, 12 मंथ का जो रेट है वो 30% है ना, 30% है। ठीक है, एक मंथ का क्या हो जाएगा, एक मंथ का हो जाएगा 30/12, 1 मंथ का। ठीक है, उसके बाद अगर हम क्या करें, 8 मंथ का रेट निकालें, तो 8 मंथ का रेट ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसको क्या करेंगे, काटेंगे, 3 1 जा, 3 4 जा, 4 2 जा, मतलब हो जाएगा 20%। 8 मंथ के हिसाब से रेट कितना लगेगा, 20% लगेगा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो भी हम चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे ना, वो 20% के हिसाब से निकालेंगे और 3 टाइम के स्लॉट में निकालेंगे। मतलब अगर हमारा प्रिंसिपल 100 है, तो कितना हो जाएगा अमाउंट, 120 हो जाएगा। ठीक है, 120 हो जाएगा, यहाँ पे 1 मिनट, 120 हो जाएगा, क्योंकि ये 20% के हिसाब से बढ़ेगा। ठीक है, फिर एक साल, क्योंकि 3 है ना, तो 3 बार हम करेंगे, 120, 100 का 120। चलिए इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं। देखिए 2 6 जा हो जाएगा, 2 5 जा, फिर इसी तरह से 6, यहाँ पे 5। देखिए ये बगल बगल कट रहा है, ये नहीं ऊपर नीचे नहीं कट रहा है, ये मत सोचिएगा। 2 6 जा और यहाँ पे 5 जा। देखिए 125 हुआ, 125 हुआ, 6 6 जा 36, 6 जा 216, 216 हुआ। ये क्या हो गया, ये अमाउंट हो गया और ये प्रिंसिपल हो गया। 225 प्रिंसिपल हो गया, ये अमाउंट हो गया। अच्छा, दोनों का जो डिफरेंस आएगा ना, दोनों का डिफरेंस क्या आ जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा। दोनों का डिफरेंस क्या आएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा। और कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ रहा है डिफरेंस करने पे, देखिए डिफरेंस करने पे आ रहा है 6 में से, हाँ 1, और यहाँ पे, हाँ यहाँ पे 11 में से 2 गए 9, 91। तो 91 क्या आ जाए, 91 यूनिट डिफरेंस आ रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट का। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज का। तो अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये जो प्रिंसिपल जो यहाँ पे दीप्ति के लिए है, वो भी 8,000 रुपये है ना, 8,000 रुपये है। तो 125 यूनिट किसके बराबर है, 125 यूनिट 8,000 के बराबर है। ठीक है, 125 यूनिट 8,000 के बराबर है। तो इसको हम अगर 125 यूनिट अगर हम 8,000 के बराबर कर दें, ठीक है, 1 मिनट, 8,000 के बराबर कर दें ना, 8,000 के बराबर कर दें। अब इसको हम क्या करेंगे, काटेंगे, 25 पंचे और 25 चौके और 5 1 5 6 एंड 8 3, 5 6 जा 13। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 16 4 जा 64, मतलब 1 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा, 91 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा। देखिए 1 यूनिट बराबर 64, तो 91 यूनिट बराबर आ जाएगा यहाँ पे 91 इंटू 64। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा 5824 रुपीज़। ठीक है, आई होप कि यहाँ से दिख रहा होगा आपको। 1 मिनट, दीप्ति के केस में कंपाउंड इंटरेस्ट इतना आया और राम के केस में इतना आया। अब चलिए, अब क्या कर रहा है कि 2 वर्ष की अवधि के अंत में दीप्ति को ब्याज के रूप में राम की तुलना में कितना अधिक मिला है। तो दीप्ति को कितना अधिक मिला है, देखिए दीप्ति को मिला है 5824, ठीक है, और राम को 5520 कितना अधिक मिला है भाई, डिफरेंस कर लेंगे, 0 हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। और उसके बाद 8 में से 5 गए 3, फिर यहाँ पे
304 रुपये आ जाएगा, 304 रुपये इनका डिफरेंस आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। यहाँ पे मैंने अलग अलग पार्टीशन कर दिया है क्योंकि दोनों का केसेस अलग थे और दोनों का ही जो चक्रवृद्धि ब्याज आएगा वही अंतर पूछा है। ठीक है, चलिए क्लासेस को फटाफट शेयर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करेगा। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार, जय हिंद।